हमने अक्सर अपने बड़ों को देखा होगा और सुना होगा कि वो कहते हैं हमारे दौर में ₹2 की सॉफ्ट ड्रिंक आती थी, ₹10 का ये आता था, ₹5 का ये आता था। लेकिन अब जब हम शॉप पे जाते हैं तो वही चीज़ ₹500 तक की हो गई है, कोई चीज़ ₹1000 की हो गई है। ग्रोसरी हमारे बड़ों के दौर में आ जाती थी 2-3 हज़ार रुपए की, जबकि अब ग्रोसरी एक बेसिक ग्रोसरी 10,000 में भी नहीं आती। और इसका सबसे बड़ी वजह जो है वो है महँगाई। और महँगाई क्यों हुई, कैसे हुई, हमारे मुल्क में कैसे हुई, इस सब की रीज़न्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा और डिटेल में इसके बारे में बात। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी और आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस पे हम लोग तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को नहीं पता होता। रोज़ाना हम बात करते हैं वो है महँगाई। महँगाई क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और महँगाई क्यों हो रही है। हम अक्सर पॉलिटिशियंस को बुरा-भला कह रहे होते हैं, हम कहते हैं फलाना सियासतदान आया, इसने महँगाई कर दी और ये चीज़ें महँगी हो गई और ये हो गया और वो हो गया। पर क्या हमने कभी सोचा है कि महँगाई के पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं और महँगाई क्यों हो रही है दिन-ब-दिन और महँगाई के कॉजेज़ क्या हैं? आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में ये ज़रूर सोचिएगा कि महँगाई सिर्फ़ सियासतदान की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो सारे फैक्टर्स आज मैं आपको बताऊँगा। कलेक्टिवली लोग सियासतदान को कहते हैं क्योंकि वो पावर में होता है और वो चीज़ें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से महँगाई हमारे ऊपर आती है और मैं आपको एक करके समझाऊँगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉलर से चलती है। तो डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, फ्लक्चुएट होता है। उसके क्या रीज़न्स होते हैं, वो क्यों वेरी करता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी एक और वीडियो इस पे बनाएँगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डॉलर की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान के अंदर। तो रीज़न 1 तो हो गया कि डॉलर हमारे हर चीज़ डॉलर से कंट्रोल होती है, तो डॉलर की वजह से महँगाई होती है। ओवरऑल दुनिया में जो है वो 2 वजूहात की वजह से महँगाई होती है और महँगाई होना ज़रूरी है। 2 से 4% तक महँगाई इकोनॉमी में होनी चाहिए, वरना उसके ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, रिसेशन हो सकता है और डिप्रेशन आ सकता है। मुल्क में जो है वो अनस्टेबल हो सकता है अगर महँगाई ना हो और डिफ्लेशन हो। महँगाई का ऑपोज़िट, इन्फ्लेशन का ऑपोज़िट होता है डिफ्लेशन, यानी कि सस्ताई होना, और सस्ताई जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो महँगाई होना लेकिन कम होना 2 से 4% तक एक अच्छा साइन होता है किसी इकोनॉमी की तरक्की के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में 12-14% महँगाई होना ना सिर्फ कॉमन था, बल्कि इस दफ़ा जो है वो 30% तक महँगाई हो, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बहुत तरीके से बाहर हो गई हैं। अब ये महँगाई क्यों हुई है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान में एक और बड़ी वजह महँगाई की ये है कि हर साल की तरह सैलाब, हादसात हुए, सानियात हुए मुल्क में, जिसकी वजह से जो है वो स्कार्सिटी हुई। स्कार्सिटी मतलब कि चीज़ों का कम हो जाना। हमारे पास फसलें नहीं लगीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हम अंदर प्रोड्यूस कर सकते थे वो हमें इम्पोर्ट करानी पड़ी, चीज़ें महँगी हो गई, आटा महँगा हो गया, चीनी महँगी हो गई, दालें महँगी हो गई। तो क्योंकि हमें इंटरनली हम जो रिक्वायरमेंट थी वो गुड्स की वो पूरी नहीं कर सके, हम हमारा सामान नहीं पहुँचा सके, जिसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हुई और उसकी वजह से इम्पोर्ट करानी पड़ी और इम्पोर्ट की चीज़ ऑटोमेटिक वो डॉलर की वजह से महँगी हो जाती है और हमें जो है वो इस साल महँगाई का सामना करना पड़ा। उसमें एक वजह सानेहात और जो हादसात हुए मुल्क में। रीज़न के 30% इंक्रीज़ क्यों आया महँगाई में इस साल, वो ये था कि हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर आए, हमें बेसिक चीज़ें ही हैं, जबकि गंदम तक हमने इम्पोर्ट कराई, हमने हर चीज़ इम्पोर्ट कराई क्योंकि हमारे पास अपनी लोकल प्रोडक्शन नहीं थी। सब जगह सैलाब आ गए थे, सैलाब वाली ज़मीन पे दोबारा चीज़ें नहीं हुई हैं, तो हमें इससे स्कार्सिटी हुई, शॉर्टेज हुई, चीज़ें इम्पोर्ट। तो यूजुअली महँगाई जो है वो 2 वजूहात की वजह से होती है दुनिया में। सबसे पहले होती है कॉस्ट पुश स्ट्रैटेजी। कॉस्ट पुश स्ट्रैटेजी के अंदर ये होता है कि जब आपका कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जब रॉ मटेरियल महँगा हो जाए या फिर उसके जो मजदूर हैं वो तनख्वाह ज़्यादा माँगना शुरू हो जाए या फिर वहाँ का रेंट बढ़ना शुरू हो, तो इन 3 वजूहात की वजह से कॉस्ट पुश स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर कोई सेठ आदमी है, उसको बिज़नेस करने के लिए अब अपने बिज़नेस में ज़्यादा पैसा डालना पड़ रहा है क्योंकि उसको लोगों को ज़्यादा तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं या फिर चीज़ें महँगी हो गई हैं, जैसे कि माल उसको जो वो उठा रहा है वो उसको आगे से ही महँगा आ रहा है। तो अगर उसको आगे से माल महँगा आएगा तो ज़ाहिर है वो अपनी जेब से नहीं डालेगा, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस बढ़ेगी और फिर जब आपके पास जो चीज़ पहुँचेगी वो 10 की जगह ₹15 या ₹20 की हो। तो इसके पीछे कॉस्ट पुश स्ट्रैटेजी के पीछे ये इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनाने की कीमत महँगी हो जाए और इंडस्ट्री को वो महँगी पड़ रही हो, तो फिर वो महँगाई जो है वो अवाम में ट्रांसफर होती है क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं डालेंगे, ऐसे तो उनका बिज़नेस खत्म हो जाएगा, वो अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। उनको आगे से कोई चीज़ महँगी मिल रही है या सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है या फिर रेंट और दूसरी चीज़ें महँगी हो गई हैं, तो सामान महँगा हो रहा है, आगे उसकी बनवाई महँगी हो रही है, तो इस वजह से वो अपनी प्रोडक्ट का पैसा
पैसा बढ़ाते हैं और प्राइस बढ़ाने की वजह से वो चीज आपके पास मार्केट में महंगी। रीजन नंबर 1 ये। दूसरा रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन महंगाई की वो किस्म है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के मेरे और आपके पास एक जितने पैसे आ जाए कहीं से और हम दोनों ही मार्केट में पहुंच जाए वो लेने के लिए चीज, और फिर हम देखें कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से वही चीज लेने के लिए आए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रमजान में केले और सेब की प्राइस ऊपर टच कर गई थी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिमांड किसी चीज की पैदा हो जाती है तो जो सेलर होता है वो अपने मुंह मांगे दाम में बेच, क्योंकि उसके खरीदार आगे, जब खरीदार के पास ठीक ठाक पैसा होता है और बहुत सारे खरीदार जमा हो जाते हैं जिन सबके पास पैसा होता है और वो मुंह मांगी दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बेचने वाला भी अपनी मुंह मांगी दाम लगाता है और फिर उसको महंगा करके बेचता है, जिसकी वजह से वो हाईएस्ट बिड पे किसी को बेच। इसे कहते हैं डिमांड पुल स्ट्रेटेजी। मतलब कि सप्लाई वही सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई, लोगों ने, सब लोग अपने हाथ में पैसे लेके आ गए कि भाई मुझे दो, पहले मुझे दो, मुझे। दुकानदार जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको दे देगा। कॉस्ट पुश में हम ये चीज भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर टैक्सेस लगा देती है, जैसे कि अभी लग्जरी टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया 25%, पहले वो 17% था, यानी कि अब हर मोबाइल, हर स्प्लिट एसी जो भी इम्पोर्ट हो रहा है हमारे पास, उस पर 25% जो है वो गवर्नमेंट टैक्स दिया करेगी। गवर्नमेंट जो है वो लग्जरी टैक्स लेती है जब भी कोई चीज इम्पोर्ट होती है लग्जरी आइटम में, उस पर कस्टम टैक्स लगता है, एडिशनल कस्टम टैक्स लगता है, रेगुलेटरी टैक्स लगता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं जिसकी वजह से चीज महंगी हो जाती है। फिर उसके ऊपर हमारे पास मोबाइल फोन में पर्टिकुलरली हमें जो है वो पीटीए से अप्रूव कराने के लिए दोबारा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस वजूहत की वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगा हो जाता है। एक और वजह जो है हमारे मुल्क में महंगाई की वो है कार्टेल। कार्टेल सिस्टम पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि करप्शन एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पे कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं, शो कराती हैं कि हम लॉसेज में हैं, लेकिन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में सेटिंग होती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ले लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लें, चाहे आप इवन टेक्सटाइल को ले लें, यहाँ पे मालिकान की तरफ से गवर्नमेंट से पर्सनली सेटिंग की जाती है, पॉलिटिकल फंड्स अरेंज किए जाते हैं पार्टी के लिए और उनसे जो है वो अपने नाम पे चीजें, जिसकी वजह से वो टैक्सेस में उनको एक मिल जाती है छूट और उनको प्राइस कंट्रोल पे भी छूट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के एक कोई दवाई है, वो उसके दवाई के पैसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप इतने पैसे नहीं बढ़ा सकते, तो वो उस मार्केट में वो दवाई को शॉर्ट कर, जब वो दवाई शॉर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली लोग जो है वो जिनको जरूरत है वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जब तक गवर्नमेंट में कोई ना कोई मिनिस्टर के साथ बैठ के जो है वो बात कर लेंगे और इस तरीके से वो उसकी प्राइस रेगुलेट हो जाएगी और वो दवाई फिर से महंगी। तो इस तरीके की कुछ चीजें दवाई के सेक्टर में होती हैं। फिर आपके ऑटोमोबाइल में आपको पता है कि हमारे ऑटोमोबाइल में जो है वो 3 बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि रेट्स को मैनिपुलेट करती हैं और बताती हैं कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की गाड़ियां बनाते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में वो 1/4 प्राइस में वही गाड़ियां मिलती हैं और जस्ट बिकॉज के हम वहाँ से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, कार्स को लग्जरी की फॉर्म में जो है वो इम्पोर्ट बंद की हुई है और ड्यूटीज ट्रिपल जब खुली थी तभी ट्रिपल थी। इस वजह से हम जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि इन लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की तरफ देखें और जो कि एक सब स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पाती और एयरबैग्स भी प्रोवाइड नहीं करती इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में, हमें इनसे गुजारा करना पड़ता है। तो कार्टेल जो है वो एक इम्पोर्टेंट वजह है पाकिस्तान के अंदर महंगाई करने की। खासतौर पे आपने सुना होगा कि शुगर के जो है काम करने वाले कार्टेल है जिनको गवर्नमेंट ने पकड़ा भी, गवर्नमेंट ने और जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से चीनी को और फिर चीनी को वापस इम्पोर्ट करके महंगे दामों में बेच रहे थे, अपनी ही चीनी को एक्सपोर्ट करके फिर वापस इम्पोर्ट करके महंगे दामों में बेच रहे थे, जबकि वो पहले स्टेप में अपनी लोकल बेच सकते थे। एक और बड़ा रीजन जो है महंगाई का वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो हमारे पास मसला है वो ये है कि हम लोग ऑयल के बगैर जिंदगी तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो तेल के ऊपर ही तो चलते हैं। दुनिया भर में जो है वो तेल की बहुत डिमांड है और तेल महंगा है, लेकिन पाकिस्तान को भी सारी एनर्जी तेल से ही बनानी, तो पाकिस्तान को तेल तो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत मौके थे कि वो हाइड्रो पावर प्लांट में इन्वेस्ट करते और हाइड्रो पावर प्लांट से जो है वो बिजली बनाते, जिसकी वजह से उनको ऑयल की इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ जाती वजूहात की वजह से पाकिस्तान ने हाइड्रो पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, पुलिस ने जो है वो टोटली रिलाई किया फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स में, ऑयल के डिपेंडेंट हो गए और ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही उसकी स्कार्सिटी है और महंगा होता रहता है। तो उसकी वजह से हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, हम जब परचेज करते हैं हमारा पेट्रोल महंगा हो जाता है और पेट्रोल से ही ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज जो है जो हमारे मूव हो रही है, क्योंकि हमारे रेलवे सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो हमारे जो है वो मूव हो रहा है सारा ऑन रोड सामान। तो ऑन रोड जब सामान मूव होता है तो जाहिर है फ्लीट कॉस्ट आती है, फ्लीट कॉस्ट के पीछे पेट्रोल की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, डीजल की कॉस्ट इन्वॉल्व। ऑयल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली चीज, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रास्ते में हम कोई व्हीकल यूज करेंगे, चाहे पेट्रोल पे चलेगी तो पेट्रोल महंगा होगा, तो उससे सारी चीजें इफेक्ट होंगी और हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा।
हर चीज अनफॉर्चुनेटली क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो वन ऑफ द रीजंस के महंगाई में होती है। इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो यूज का तरीका है इन्फ्लेशन को रोकने का, वो है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, लेकिन क्योंकि हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं बैंकिंग जो यूज में इन्वेंट की थी, तो हमें भी यही करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली और स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो महंगाई किस तरीके से कम होती है उसको समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना। सबसे पहले तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन जब आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको जो अमाउंट लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया उसके ऊपर से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी तो आपको वो बैंक लोन देगा। कि आपको आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए लिए तो आपको 120 रुपए लौटा स्पेसिफिक टाइम के, ठीक है। इस तरीके से लोन काम करता है, क्योंकि लोन का जो लेंडर होता है उसको भी तो कुछ पैसे बचने चाहिए, तो वो एक इंटरेस्ट अमाउंट आपसे रिक्वेस्ट करेगा। बैंक्स इस तरीके से ही लोन देते हैं कि आपको आप जो पैसे उनसे उधार लेते हैं उससे ऊपर वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि सूद के पैसे। अब सूद जब बढ़ जाता है तो लोग जो है वो लोन लेना कम कर देते हैं। या फिर इसके दो तरीके, सूद बढ़ने की वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियां क्या करती है कि अपनी जो चीजें बना रही है उनको भी वो महंगा कर, वो अल्टीमेटली जो है वो आपके अवाम के पास, आप और हमारे पास ही वो इफेक्ट होता है कि उनको बिजनेस करना इतना महंगा पड़ रहा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो अपनी चीजें महंगी करते हैं या फिर कम बनाते, और नए प्रोजेक्ट्स में वो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसे की कमी हो रही होती है, क्योंकि उनको लोन चुकाने के लिए इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, दूसरे अगर आप बात पे आए तो जिसने बंदे ने लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप और हम में से कोई है, अब हमें अगर लोन ज्यादा चुकाना है, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, और हमारे पास पहले हमें ये था कि हमें फॉर एग्जाम्पल हमारी किस्त थी 50,000 की, तो हमारे पास 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा होते थे डिस्पोजेबल इनकम के लिए कि हम कुछ खरीद नहीं। लेकिन हमारे पास अब जब 50 से बढ़ के 70-60 हजार रुपए हमारी इंस्टॉलमेंट बन गई, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज ले। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ज्यादा पैसे, वो उसके पास किसी के पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, अब उसको पता है कि इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो अपने सारे के सारे पैसे जाके जो है वो बैंक में जमा करा देगा, और वो कहेगा कि ठीक है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है मुझे वो चाहिए, मेरा पैसा भी महफूज रहे और मुझे उसके ऊपर सूद भी आता रहे। तो इंटरेस्ट बढ़ाने से एक जो जमा कर रहा है पैसे उसको तो फायदा है, लेकिन जो लोन कर्जा उतार रहा है उसको नुकसान है। कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें नुकसान है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन जो बचा रहा है पैसे उसको फायदा है। लेकिन इन दी एंड ये गवर्नमेंट करती क्यों है और इससे फायदा क्या होता है लॉन्ग टर्म में? गवर्नमेंट इससे ये फायदा देखती है कि जो पैसे बचा रहा है, वो बचा रहा है तभी तो वो आगे खर्च नहीं कर, ठीक है। तो वो जब खर्च नहीं कर रहा तो डिमांड चीजों की ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो जब मेरे पास कोई चीजें दुकान में रखी हुई है, जब उसका खरीदार नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर डिस्काउंट लगाऊंगा, या मैं उसकी प्राइस कम करूंगा, या मैं उसको जो है वो डिस्काउंट रेट पे बेचूंगा, सस्ता कर दूंगा। तो यहाँ पे महंगाई ऑटोमेटिकली कम होगी। इसी तरीके से जो बंदा लोन चुका रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ज्यादा अपनी अर्निंग जो है वो लोन चुकाने में वापस कर रहा है, तो पीछे उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बची, तो फिर वो चीज खरीद कोई और चीज खरीदने नहीं चाहेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई चीजों की, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, या तो मैं सेव कर रहा हूँ या फिर मैं लोन चुकाने में दे रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से चीजें खरीदने जाऊंगा। तो फिर इससे क्या हुआ कि जब चीज खरीदने नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग नहीं जा रहे चीज खरीदने, तो वो चीज वहीं पड़ी रहेगी, वो चीज बड़े सस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका है गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे जो है वो रिसेशन भी आ सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि जब कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा तो जो गवर्नमेंट के अपने एसेट्स उनके पैसे भी कम होना, और जब गवर्नमेंट के अपने एसेट्स के पैसे कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर जब खरीदारी नहीं होगा मार्केट में और हर कोई बचाने के चक्कर में लग जाएगा, तो फिर चीजें नहीं बिकेंगी, और जब चीजें नहीं बिकेंगी तो फिर लोग नौकरियों से जाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, और बैंक भी जो है उस टाइम पे जो है वो मुनाफा नहीं दे सकेगा लोगों को, क्योंकि उनके जो अपने एसेट है वही कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो फिर उनके पास वो वैल्यू कहां से देने के लिए लोगों। तो इससे जो है ना वो एक झटका लग सकता है इकोनॉमी को, लेकिन इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो सोच नहीं है। ऊपर से जो पॉलिसीज बनी हुई है उसमें यही है कि महंगाई को कम करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ये भी होता है कि जब चीजें महंगी, ब्रांड न्यू चीजें जब बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो लोग जो है वो सेकंड हैंड मार्केट की तरफ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसी महंगाई हुई लोग सेकंड हैंड मार्केट की तरफ चले गए। लोग सेकंड हैंड चीजें क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सस्ती होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हो रहा है। सेकंड हैंड मार्केट जो ब्रांड न्यू चीज दे रहे हो आप उस पर टैक्स तो दे रहे हो, लेकिन क्या सेकंड हैंड चीज वो आपको पता है कि वो जायज तरीके से आ रही है? नहीं। हमारे मुल्क में सेकंड हैंड चीज बहुत नाजायज तरीके से भी आती है, स्मगल होकर भी आती है, और जिसकी वजह से जब वो ब्लैक मार्केट से स्मगल होकर आती है और मेन मार्केटों में सेल होती है, इसमें बहुत सारे लोगों का स्टेक होता है। हम कोई सेकंड हैंड चीज खरीदते हैं तो वो हम टैक्स एक तरह से नहीं दे रहे होते गवर्नमेंट को। तो ये जो है ना, अगर स्मगल आइटम है तो वो हम एक सस्ता भी ले रहे हैं। तो एक मार्केट में ब्रांड न्यू चीज है उस पर आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आपने सेकंड हैंड ले ली क्योंकि इकोनॉमी खराब है। अब
इससे जो सेकंड हैंड मार्केट का जो कार्टेल है ना, वो प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि वो लोग स्मगल कर रहे होते हैं और उनको कोई टैक्स नहीं देना, और वो आपस में सेटिंग में चलते हैं, और इस वजह से जो है वो महंगाई से ये सेकंड हैंड मार्केट वाले कार्टेल की फॉर्म में प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आईएमएफ के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ जा रहा है, आईएमएफ से कर्जे लेना चाह रहा है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, दिवालिया होने वाला है, लेकिन आईएमएफ उसको बचा लेगा। होता कुछ यूं है कि जब भी आईएमएफ और इस तरह के जो इदारे हैं, इन्होंने दुनिया में एक कानून कायम किया हुआ है कि कोई भी कंट्री जितना भी पावरफुल हो, वो डायरेक्ट किसी मुल्क को कर्जे नहीं दे अनटिल अनलेस पहले आईएमएफ को वो कंट्री अप्रोच कर चुका। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों आईएमएफ के पास है। पाकिस्तान जो है वो 16 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, और आईएमएफ ऐसे पैसे नहीं देता। आईएमएफ की बहुत सख्त शराइत होती है, जिसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर इंटरवेंशन भी करता है और गवर्नमेंट को बताता है कि हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको इस तरीके से चलाएंगे कि आप हमारी किस्तें लौटा सको बमाए सूद के। और पाकिस्तान के पास क्योंकि पैसे नहीं होते, तो वो सूद के ऊपर देने के लिए राजी हो जाता है, और सख्त से सख्त शराइत के लिए उस वक्त हामी भर देता है। बाद में वजूहात आ जाती हैं, जैसे कि कोविड आ गया, जैसे कि वॉर ऑन टेररिज्म आ गया, तो इस तरीके से वजूहात पे पाकिस्तान बोलता है कि भाई हम लोग तो आपकी किस्त नहीं अदा कर सकते, हमें कुछ आप लेवरेज दे दें, हमें कोई और टाइम दे दें, और इस तरीके से या किसी और मुल्क से उधार मांग के फॉर टाइम बीइंग किस्त उतार देते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान चलता है आईएमएफ के साथ। लेकिन आईएमएफ जो है वो शराइत क्या रखता है, वो आप सुनिए। सबसे पहले तो वो शराइत उसकी आईएमएफ की ये होती है कि आप अपने लीकेजेस खत्म करें। सबसे बड़ा लीकेज जो पाकिस्तान के अंदर है वो है पीआईए, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल। ये एक कंपनी, एक इदारा अलग अलग तकरीबन 700 अरब रुपए का सालाना नुकसान करता है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पे करती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको क्यों प्राइवेटाइज नहीं कर रही, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान वो आईएमएफ का ये वो हुक्म होता है जारी कि आप जो है वो इसको प्राइवेटाइज करते हैं, ताकि फिर आप इससे जो पैसे आएंगे वो आप पे कर सकते। क्योंकि लॉसेस में जो है ना, वो जो भी कंपनी इसको खरीदेगी वो पहले तो लॉसेस देखेगी ना कि लॉसेस हो क्यों रहे, और वो लॉसेस के कॉस्ट खत्म करेगी। या तो वहाँ पे करप्शन हो रही है, या फिर वहाँ के स्टाफ ज्यादा ओवर स्टाफिंग हुई है, जैसे पीआईए के अंदर ओवर स्टाफिंग हुई है। एक जहाज 700 बंदा रखा हुआ है, तो यूजुअली 40 से 70 बंदा पर प्लेन जो है वो हायर करते हैं बड़ी से बड़ी एयरलाइन वाले। हमारे यहाँ 700 बंदा एक जहाज पे हायर हुआ है। तो पीआईए एक कहते, किसी ने कहा था कि ये इतना बड़ा सफेद हाथी पाकिस्तान ने पाला हुआ है, तो उस पे वो बंदे पे केस हो गया था। तो पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, पाकिस्तान रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, जो कि आईएमएफ की शर्त है, सबसे शर्त नंबर। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर्स, वहाँ पे आईएमएफ कहता है कि आप जो है ये लॉसेस खत्म करें, जितनी भी पैसे आ रहे हैं उनकी 100% कोशिश करें, रिकवरी नहीं तो 90% करें। लेकिन हमारे पास मुल्क में क्या हो रहा है कि तारें खराब हैं, हमारे हाइड्रो पावर प्लांट नहीं लगाते, लोग क्रूड ऑयल से बिजली बना रहे हैं, और तारें और इक्विपमेंट जो रास्ते में यूज हो रहा है उसमें इतने ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं कि वो बिजली या तो चोरी हो रही है, या लॉसेज हो रहे हैं, लाइन लॉसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे, या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे बिजली उस कीमत पे नहीं बिक पा रही जिस कीमत पे बेच के ये लोग पैसे कमा सकते। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब रिकवरी नहीं हो रही बिजली, फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख की बिजली आगे से निकालते हैं, और वो पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 लाख रुपए की रिकवरी होती है, तो 8 लाख रुपए जाया हो गए। इस तरीके से एक मिसाल है। इस तरीके से जब बिजली जाया होती है तो आईएमएफ कहता है कि भाई वो 8 लाख रुपए जो है ना, वो आप सर्कुलर डेट की तरह अब आप जो है वो अगले साल कोई टैक्स लगाओ, और ये 8 लाख रुपए भी अगले साल इसी आवाम से जो पैसे दे रही है ऑलरेडी टैक्स के, और जो बिल्स अदा कर रही है, इन्हीं के बिल में वो पुराने लॉसेस के पैसे भी ऐड करो, और हमें वो पैसे चाहिए, हमें नहीं पता, आपने हमसे पैसा लिया था, हम आपको हमें वापस करना होगा इसकी फॉर्म में, और आप टैक्सेस लगाइए। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं कि यूनिट कितने का हो रहा है। 12 रुपए से 14 रुपए का लास्ट ईयर यूनिट था, और आज जो है वो 40-45 रुपए से 50 रुपए पहुंच गया। तो आईएमएफ को इससे गर्ज नहीं कि बिजली का यूनिट कितना महंगा होता है। वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो बिजली महंगी कर दो, क्योंकि पैसे लोग भर रहे हैं बिजली का बिल, तो बिजली महंगी कर। इसके अलावा आईएमएफ ये भी कहता है कि जो बिजली के इदारे हैं, वापडा और नेपरा वगैरह, इन सबको भी प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि जो है वो प्राइवेट कंपनीज जब आएंगी वो अपनी मोनोपोली सेट करेंगी, लॉसेस खत्म करेंगी। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में लॉसेज है, और लॉसेज के पीछे जो है वो पूरी बड़ी साइंस है, लोग इन्वॉल्व हैं, क्यों हो रहे लॉसेज, कंट्रोल नहीं किए जा रहे, किसने पैसा खा लिया कितना, ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व है। उसके ऊपर डीप डाउन कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन ये लॉसेज जो है वो हम और आपको पे करने होते हैं, जो ऑलरेडी बिल पे कर रहे होते हैं, उन्हीं के बिल में दोबारा से ये लॉसेज की फॉर्म में, ये टैक्सेस की फॉर्म में जो है वो जाते हैं, और हम और आप पे करते हैं ये नुकसान जो हो रहे हैं बिजली की कंपनी की वजह से गवर्नमेंट को।
लेकिन गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज नहीं करती। वो क्यों प्राइवेटाइज नहीं करती, वो गवर्नमेंट के अपने रीजंस हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए होंगे, पर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती, जो कि है IMF की शर्त। जो है वो गैस के प्राइसेस भी रेगुलेट कर रही है अपनी मर्जी से। अब ये कैलकुलेशन होती हैं इसकी, उसकी वजह से अगर कैलकुलेशन करें तो कुछ रेट जो है वो गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती, क्योंकि उनको अपनी एक गुडविल रखनी होती है लोगों में। तो गवर्नमेंट जो है IMF से निगोशिएट करके कुछ रेट्स अपने नहीं बढ़ाती, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें बाद में पे करने होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान का इतना बदतरीन हशर हुआ कैसे। पाकिस्तान जो है वो कुछ अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाया। ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो इदारे होते हैं, इनका ये टारगेट होता है कि मुल्क को माशी तौर पे इतना बदहाल कर दो कि ये लोन मांगने आए IMF से और फिर IMF से डिमांड करें, फिर IMF इनको कंट्रोल करता है, इन कंट्रीज को जिनको वो लोन देता है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से जो है वो एक सूद के निजाम पे IMF चलाता है कंट्रीज को, और ऐसी अनरियलिस्टिक जो है वो डिमांड्स रखता है कभी कभी, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो वापस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। जितने भी कंट्रीज IMF के पास गए, सिर्फ सिंगापुर वो कंट्री था जो सक्सेसफुली डिवाइड हुआ, इसके अलावा सारे कंट्रीज जो है जितने भी IMF के पास गए तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। IMF ने इतनी शर्तों पे शर्तें रखी कि वो कभी जो है वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। हमारे लिए एक बहुत इबरत का मकाम है कि हम फिर से IMF के पास जा रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और पाकिस्तान किस तरीके से आगे IMF की चीजें फेस करेगा, ऑयल की और पैसे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं आगे जाके। बहुत ज्यादा महंगाई जो है वो स्काई रॉकेट महंगाई आ रही है आगे, जिसकी वजह से जो है वो चीजें इतनी ज्यादा रीच से बाहर हो जाएंगी, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रिंट करती है इन्फ्लेशन पर एडजस्ट करने के लिए, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी ज्यादा नोट होंगे उतनी ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज ही होगी, और ये एक बैड साइन होता है नोट ज्यादा प्रिंट करना। सही की तरफ नहीं जा रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। IMF की तरफ जाता भी है तो IMF पाकिस्तान की जो है वो चीजें प्राइवेटाइज करने के लिए आ रहा है और गारंटीज मांग रहा है, और जो है वो अपने हुक्म मनवाना चाहता है और अपनी जो है वो शर्तें मनवाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रन में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान को उससे कैसे निकलना है, इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको एक लीडर चुनना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज दे सकते हैं कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कोई ऐसा काम करें कि आप खुद कर सकें, लोकल बिजनेस सेटअप कर सकें, एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, बाहर जाके बिजनेस करें, पाकिस्तान में पैसा भेजें, बाहर जाके मेहनत करें, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजें, या फिर यहाँ से बैठ के फ्रीलांसिंग करें और जो है वहाँ से पैसे कमाएं और पाकिस्तान में डॉलर्स लेकर आएं। तो पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान में डॉलर लाएं, पाकिस्तान में डॉलर खर्च करें। ये जैसे जैसे चीजें होंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की सीढ़ी चढ़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।